So as I said that this dynasty is mostly linked with the phase of medieval history. लगभग ये जो एरिया है सिसोदिया डायनेस्टी का, ये सबसे मेन एरिया है। हालांकि यहाँ तक अजमेर, ठीक है, और उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, मेन एरिया इनका चित्तौड़गढ़ होगा। जो अरावलीज वाला जो बेल्ट है ना, अरावली के थोड़ा वेस्ट और ईस्ट, देखो यहां से ऐसे जाती है अरावली, तो इस अरावली के वेस्ट ईस्ट वाले जो रीजन्स हैं, यहां पर आपकी सिसोदिया डायनेस्टी डेवलप हुई। बप्पा रावल इज नोन एज द फाउंडर विद चित्तौड़ इन राजस्थान एज कैपिटल। तो बप्पा रावल जो थे उनके फाउंडर थे और उन्होंने चित्तौड़ जो राजस्थान में एक फेमस जगह है उसको राजधानी बनाई। उसके डिसेंडेंट आए राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह, इस रतन सिंह का नाम आपने किसी पिक्चर में भी सुना होगा। तो एक पद्मावत करके पिक्चर आई थी उसमें ये राजा रतन सिंह और पद्मावत की ही स्टोरी बताई है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो 1303 AD, अब ये टाइम तो मिडिवल हिस्ट्री का है, तो मैंने कहा था कि ये मिडिवल से लिंक्ड है। अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड हिज टेरिटरी एंड डिफीटेड हिम। तो ये अलाउद्दीन खिलजी और जो पद्मावत वाली जो स्टोरी है वो यही आती है। फिर इसका डिसेंडेंट था राणा सांगा। अब आपको याद होगा कि राणा सांगा जो है वो बाबर का कंटेम्पररी था। तो जब हम मुगल्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे 1527 में बैटल ऑफ खानवा, खानवा का जो बैटल हुआ था उसमें बाबर ने इसको हराया था। फिर इसका बेटा आता है राणा उदय सिंह, ये इसी का बेटा था, ठीक है। तो उसका वो भी देखिए 1568 में बैटल ऑफ चित्तौड़ होता है और ये बैटल अकबर के साथ होता है और अकबर इसको हरा देता है। तो अकबर के टाइम पर दो लोग आते हैं, एक राणा उदय सिंह और एक इसका बेटा महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप सबसे पावरफुल राजपूत रूलर माने गए हैं और महाराणा प्रताप जी का भी स्ट्रगल जो है वो अकबर के साथ ही था। 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी होता है और इसी बैटल में अकबर के साथ ऐसा बोला जाता है कि कोई बोलता है अकबर जीत गया था, कोई बोलता है कि महाराणा प्रताप जीते थे। कुछ टेक्स्ट, वैसे तो जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री बोलती है कि महाराणा प्रताप हारे थे, पर अब कुछ हिस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारे रूलर्स के नाम याद रखना, ये रतन सिंह, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप। उदय सिंह ने उदयपुर बनाया था, तो ये और ये डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगे चलती रहेगी ये डायनेस्टी आजादी तक। अंग्रेज आएंगे तो ये मुगल जाएंगे तो उनके अंडर हो जाएंगे बाद में, और अंग्रेज आएंगे तो बाद में उनके अंडर हो जाएंगे। एक और डायनेस्टी यहाँ पर परमार डायनेस्टी, मालवा का जो एरिया है यहाँ पर है, ये देखिए परमार डायनेस्टी में इनका फाउंडर होता था उपेंद्र और राजा भोज 1010 से लेकर के 1055 AD। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसने भोजताल बनाया था भोपाल में। भोजताल एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक है। इसमें 2-3 लेक्स हैं और ये आज सर रमसार की जो वेटलैंड्स की साइट है ना, वेटलैंड कन्वेंशन आपको पता ही होगा, जो वेटलैंड एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमने कन्वेंशन किया था, रमसार कन्वेंशन, उसके अंदर आता है ये। तो ये जो भोजताल है वो राजा भोज ने बनाया था। और राजा भोज बहुत विद्वान, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी था। वो कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ऐसा क्यों कहते हैं कि राजा भोज वो बहुत बुद्धिमान आदमी था और गंगू तेली मतलब बिल्कुल ही दिमाग से पैदल आदमी। तो देखो कितनी डाइवर्स पर्सनालिटी दे दी। देखो राजा भोज की किताबें देखो, राजमर्तंड, ये किताब राजा भोज ने लिखी थी। और ये किताब जो पतंजलि था उसका जो योग सूत्र था, पतंजलि मैंने आपको बताया था ना कहाँ का था, सूंग डायनेस्टी का जो पुष्यमित्र सूंग था उसका राजपुरोहित था पतंजलि। तो उस पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखी थी उसकी कमेंट्री लिखी थी इसने राजमर्तंड में। दूसरी बुक इसकी थी समरंग सूत्रधार। समरंग सूत्रधार सर सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर, बिल्डिंग्स कैसे बनाना है, नहर कैसे बनाना है या फिर लेक कैसे बनाना है उसके ऊपर। तो सिविल इंजीनियरिंग भी आती है भाई साहब को। तत्व प्रकाश सर ये तंत्र विद्या के ऊपर, जादू टोना तंत्र मंत्र यानी हीलिंग, हेल्थ से रिलेटेड किताब। चौथी चीज रसराज मृगांक। सर रसराज मृगांक ये केमिस्ट्री के ऊपर किताब है सर, केमिस्ट्री, ड्रग्स, दवाइयां, ओर्स। सो सर
ये किताबें सिविल सर्विसेज में ज्यादा पूछता है, किसने लिखी थी, राजा भोज ने लिखी थी, इनको याद कर सकते हैं आप। इसके बाद आते हैं सर सोलंकी डायनेस्टी ऑफ गुजरात। नाउ दिस डायनेस्टी वाज अगेन वेरी पावरफुल डायनेस्टी इन इट्स सेंस, अपने में ये भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली डायनेस्टी थी। कौन सी डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी ऑफ गुजरात। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये वाला जो एरिया है कच्छ वच्छ से लेकर के सौराष्ट्र, यहाँ का एरिया इनके पास था। इनके कंटेम्पररी आप देख सकते हैं परमार है, सेंट्रल इंडिया में यादव्स है, ठीक है। मूल राज इनका फाउंडर है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, और इसकी कैपिटल थी अन्हिलवाड़ गुजरात, ठीक है। अन्हिलवाड़ यहाँ पर है सौराष्ट्र में, कैपिटल भी पूछता है। उसके बाद आता है भीम वन, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1024 एडी में मोहम्मद गजनी का जो आक्रमण है, मुस्लिम इन्वेजन में जब आप गजनी के बारे में पढ़ोगे ना, तो गजनी ने इस डायनेस्टी पर आक्रमण करा था 1024 में, ठीक है। और इट इज सेड दैट दिस अटैक ऑन ही अटैक्ड ऑन सोमनाथ, तो यहाँ पर जो सोमनाथ मंदिर बना हुआ है, सोमनाथ जो महाशिव जी का एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है द्वारिका में, ये मोहम्मद गजनी ने इसके साम्राज्य से होते हुए इसको भी हराया और सोमनाथ भी लूटा था। तो इसी भीम वन के टाइम पर ये सोमनाथ अटैक हुआ था। हालांकि ये मूलराज भीम वन जो है वो कुछ समय के लिए कच्छ भाग गया था, यहां भाग गया था, ठीक है, बाद में वापस आ गया था। हिज मिनिस्टर विमल शाह उसका एक मंत्री था जिसने माउंट अब्बू में यहाँ पर दिलवाड़ा के जैन टेम्पल्स बनाए हैं। लगभग 5 टेम्पल्स हैं, दे आर ऑल डेडिकेटेड टू श्वेतांबर जैन्स। तो श्वेतांबर जैन्स के 5 ऐसे मंदिर, क्योंकि ये दिलवाड़ा जैन टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि दिलवाड़ा जैन टेम्पल से, तो आप टेम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो जब आप आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो। तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहां पर है, माउंट अब्बू में है। माउंट अब्बू कहां पर है, राजस्थान में। राजस्थान कौन सी हिल्स रेंज पर है, अरावली पर है, अरावली पर है, ठीक है। किसने बनवाया है, ये विमल शाह ने। किसके टाइम पर बनवाया था, भीम वन के टाइम पर। भीम वन कौन सी डायनेस्टी का था, सोलंकी डायनेस्टी। दिलवाड़ा जैन टेम्पल कौन से सेक्ट से रिलेटेड है, जैन सेक्ट। जैन सेक्ट में किस सेक्ट से रिलेटेड है, श्वेतांबर। कितने मंदिर हैं, 5 मंदिर हैं। ये देख सकते हैं व्हाइट कलर के, ये 5, 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, ऐसे 5 मंदिर। इसके बाद आता है भीम 2। नाउ ही इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे भीम वन का संबंध गजनी से है, तो इसका संबंध गोरी से है। 1178 एडी में, हालांकि ये बहुत छोटा बच्चा था, उस टाइम पर एक युद्ध हुआ था जिसको बैटल ऑफ अन्हिलवाड़ बोला गया है। क्या बोला गया है, बैटल ऑफ अन्हिलवाड़। सेकेंड बैटल ऑफ अन्हिलवाड़। फर्स्ट बैटल ऑफ अन्हिलवाड़ 1024 एडी में गजनी और भीम वन के बीच में हुआ था। सेकेंड बैटल जो हुआ था ये गोरी और भीम 2, हालांकि भीम 2 बच्चा था, तो उसकी जगह पर उसकी जो मदर है, यहां ध्यान देना कि उसकी मदर नायिका देवी फॉट दिस बैटल। इस लड़ाई को नायिका देवी ने लड़ा था। और सर भीम 2 के मां नायिका देवी और गौरी के बीच में जो लड़ाई हुई थी, इसमें मोहम्मद गोरी हारा था। आपको पता है मोहम्मद गोरी हारा सर। मोहम्मद गोरी की लॉटरी लगी थी बाद में 11, देखो इसी के बाद आ गया 1192 एडी में, जब उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था जयचंद की मदद से। उसके बाद लगी थी सर मोहम्मद गोरी की जो लॉटरी है, उससे पहले नहीं लगी थी। इसके बाद एक और डायनेस्टी आती है सर, ईस्ट गंग डायनेस्टी। अगेन सर एंशिएंट मिडिवल के दोनों के बीच की डायनेस्टी है ये ईस्ट गंग डायनेस्टी। यहां देखिए ये डायनेस्टी तब डेवलप होगी जब यहाँ दिल्ली सल्तनत बन जाएगी। तो देखा जाए तो ये मिडिवल हिस्ट्री की डायनेस्टी है। इसका फाउंडर था अनंत वर्मन, और इसलिए याद रखना है क्योंकि इसी ने जगन्नाथपुरी का टेंपल बनाया था। जगन्नाथपुरी का रथ टेंपल आपको पता ही होगा, विष्णु भगवान के इनकारनेशन को डेडिकेटेड। ये टेंपल किसने बनाया, आर्ट एंड कल्चर से पूछेगा तो अनंत वर्मन ऑफ ईस्ट गंग डायनेस्टी। ईस्टर्न गंग डायनेस्टी उड़ीसा की डायनेस्टी थी। इसका डिसेंडेंट था नरसिंह देव वन। सर ये है वो व्यक्ति अगेन जिससे काफी कुछ पूछा जाता है, क्योंकि इसने ही कोणार्क का सन टेंपल बनाया था उड़ीसा में, जो आज यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज है, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं इस मंदिर को।
तो ईस्ट गंग डायनेस्टी अपने टेम्पल कल्चर के लिए, देखो दो मंदिर हैं यहाँ पर, एक पुरी का टेम्पल और एक कोणार्क का सन टेम्पल, इसके लिए जाने जाते हैं। So these were some of the Hindu dynasties who prevailed during the later ancient period and the early medieval period in the northern part of India. But we will see that with the ego clashes of various local Indian rulers, especially the Rajput rulers, the Muslim invasion was successful. मुस्लिम आएंगे, इन्वेड करेंगे और सब बहुत माइनॉरिटी में रह करके भी ये लगभग 600-700 साल तक भारत में राज करेंगे। तो ये प्रतिहार्स, पाल, चौहान, राठौर, सिसोदिया, चंदेल, परमार, सेन, सोलंकी, ईस्ट गंग एंड फ्यू अदर डायनेस्टीज, ये मैंने आपको बता दिया है। और हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री का एक अच्छा खासा आर्किटेक्चर मिल गया होगा। इस कोर्स को करने के बाद आप सेल्फ स्टडी करेंगे कुछ, तो भी आपको इजीली हिस्ट्री कहाँ समझ में आ जाएगी कि कहाँ की बात हो रही है, क्या बातें हो रही है, और आपको फ्लो भी समझ में आ जाएगा, आपको कीवर्ड्स भी समझ में आ जाएंगे काफी सारे। इसके बाद हमने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना है, जिसकी शुरुआत होगी दिल्ली सल्तनत से। अब मिडिवल हिस्ट्री जितना मैंने एंशिएंट में पढ़ाया है, इससे थोड़ा और वास्ट होता जाएगा, नई नई टर्मिनोलॉजीज आएंगी, और ये हिस्ट्री जो है इसमें मुस्लिम, इस्लामिक, अरबिक, टर्क, पर्शियन जैसे शब्दों का काफी ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो इंडियंस को ऐसे शब्दों को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो लॉट्स ऑफ such terminologies will be there that you'll have to go through with. But then we have to understand the basic structure of medieval history as well, dynasties, rulers and what they are doing, different things. यहाँ पर एनालिसिस थोड़ा और बढ़ता जाएगा, लेकिन बहुत इजी लग जाएगा आपको, मतलब इतना आसान बना दूंगा हिस्ट्री। और जब मॉडर्न आएंगे तो फिर और वास्ट हो जाएगा हिस्ट्री। सो ये अगली क्लास में।